आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में, जिसकी शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा से, जिसके तहत महात्मा गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये पूरा आंदोलन किस प्रकार से हुआ था, किस कारण से शुरू हुआ था, क्या क्या इसमें कार्यक्रम हुए थे, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था साइमन कमीशन के विषय में, नेहरू रिपोर्ट के विषय में, जिन्ना के 14 सूत्र के विषय में और लाहौर अधिवेशन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य क्या बना लिया, पूर्ण स्वराज्य। जबकि लाहौर अधिवेशन से पहले तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, यहां तक कि जो महात्मा गांधी जी भी थे, ये भी केवल और केवल डोमिनियन स्टेटस की मांग तक सीमित थे। लेकिन क्या हुआ कि जो युवा नेता थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे थे, तो इन नेताओं ने लगातार मांग की कि हमको जो है डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़ना है और क्या मांग करना है, पूर्ण स्वराज्य। तो दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और लाहौर अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पूर्ण लक्ष्य, अपना जो पूरा लक्ष्य क्या निर्धारित किया, पूर्ण स्वराज्य। और 31 दिसंबर सन 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रतीक था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो झंडा, उसको फहराया जाता है। इसी के साथ साथ 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की जाती है और प्रत्येक वर्ष इस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी यहां होती है लाहौर अधिवेशन में। अब क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता की शपथ ली जाती है। और 26 जनवरी 1930 के ठीक 4 दिन बाद 30 जनवरी सन 1930, देखो हम लोगों ने जहां से खत्म किया था ना लाहौर अधिवेशन, जस्ट उसके बाद से हम लोग शुरू कर रहे हैं लाहौर अधिवेशन, जिसमें 26 जनवरी 1930 को ध्वजारोहण किया गया था, मतलब कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद 30 जनवरी 1930 बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेट है। देखिएगा, जो महात्मा गांधी जी थे, इनके द्वारा एक पत्र निकाला जाता था, यंग इंडिया, एक पत्रिका थी यंग इंडिया, जो कि गांधी जी के द्वारा निकाली जाती थी, यंग इंडिया। तो इस यंग इंडिया समाचार पत्र में महात्मा गांधी जी ने 30 जनवरी सन 1930 को एक लेख प्रकाशित किया। क्या प्रकाशित किया? लेख प्रकाशित किया। और इस लेख के माध्यम से उन्होंने अपनी 11 सूत्रीय मांगे सरकार के समक्ष रखी। देखो, उन्होंने सरकार को कोई ज्ञापन नहीं सौंपा, सरकार को कोई अलग से कोई पत्र नहीं लिखा या फिर अलग से कोई अपना मांग पत्र सरकार के सम्मुख नहीं भेजा। ध्यान रखेंगे, उन्होंने जो है 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया, जो उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी, उसके माध्यम से उन्होंने जो है 11 सूत्रीय मांगे जनता के समक्ष प्लस सरकार के समक्ष रखी। क्योंकि ये जो यंग इंडिया थी भाई, ये सरकार भी पढ़ती थी, केवल जनता ही पढ़े ऐसा जरूरी थोड़ी है, सरकार भी इसको पढ़ती थी। उसके बाद आगे चल करके ना 2 मार्च 1930 इस दिन जो है महात्मा गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। साथ ही साथ उस पत्र में वायसराय लॉर्ड इरविन को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को भी उनके पास भेजा। तो देखो, 2 चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 30 जनवरी 1930 इस दिन जो है यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने जो है 11 सूत्रीय मांग उसको जो है लिखा, उसको पूरी जनता भी पढ़े, जो जितने भी लोग थे देश में, महात्मा गांधी जी की जो भी पत्रिकाएं थी पूरे देश में पढ़ी जाती थी, तो देश की जनता यंग इंडिया के माध्यम से पढ़ी। साथ ही साथ यंग इंडिया में जो उस समय की जो सरकार थी वो भी उसको पढ़ी होगी। लेकिन सरकार को
अपना एक मांग पत्र के रूप में कब लिखा गया, तो 2 मार्च 1930 को, ध्यान रखेंगे 2 मार्च 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र के माध्यम से उन्होंने जो है 11 सूत्रीय मांग एक बार फिर से सरकार के समक्ष रखी। पहले तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से रखा गया था समाचार पत्र के माध्यम से, लेकिन बाद में सीधे सरकार को पत्र लिखा गया कि ये 11 मांगे हमारी है जिसको आप लोग पूरी करिए। और इसके लिए टाइम भी दिया गया था गांधी जी के द्वारा। टाइम कब तक का दिया गया था, तो 12 मार्च 1930 तक का समय दिया गया था। मतलब कि 10 दिन का इसमें समय दिया गया था सरकार को। वैसे तो पहले ही बता दिया गया था यंग इंडिया के माध्यम से, लेकिन एक जो ऑफिशियल जो है 2 मार्च 1930 को भेजा गया वायसराय के पास। 12 तारीख तक का टाइम दिया गया, 12 मार्च तक आप जो है इसमें कुछ अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। अब ये जो 11 सूत्रीय मांगे थी, ये क्या थी, हम लोग इस पर आते हैं थोड़ा सा। 11 सूत्रीय मांगे तो देखिएगा, जो गांधी जी थे उन्होंने ना अपने जो यंग इंडिया है उसके माध्यम से 11 सूत्रीय मांग सरकार के समक्ष रखी। तो ये 11 सूत्रीय मांग क्या क्या थी, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। एक एक चीज को आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, जितनी भी मांगे हैं सब पूछा जाता है। सबसे पहला है रुपए के विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे की जाए। रुपए जो उस समय भारतीय रुपया थी ना, तो उसका जो विनिमय दर है, भारतीय रुपया का जो विनिमय दर है उसको घटाकर 1 शिलिंग, यहां मैं पहला लिख देता हूं, भारतीय रुपया इसका जो विनिमय दर है इसको घटाया जाए, इसको घटाया जाए और इसको कितना किया जाए, 1 शिलिंग 4 पैसे किया जाए। विनिमय दर, भारतीय रुपए का विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसे किया जाए। ये इनकी पहली मांग थी 11 सूत्रीय मांग के अंतर्गत। दूसरा था रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए तथा विदेशी कपड़ों के आयात को नियंत्रित किया जाए। क्या बोला, रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए, मतलब कि बाहर से, विदेशों से जो भी वस्तुएं भारत में आती है उस पर जो है आयात कर लगाया जाए। रक्षात्मक शुल्क, आयात कर लगाया जाए जो भी बाहर से सामान आता है, और विदेशी कपड़ों पर भी आयात कर लिया जाए। ये दूसरा था। देखो क्या हो रहा था उस समय, जो विदेशी वस्तुएं हैं, विशेष करके जो विदेशी कपड़े हैं वो भारत में आता था ना, तो उस पर किसी प्रकार का कोई भी कर नहीं लगाया जाता था। अब उस पर कोई कर नहीं लगाया जाता था तो वो जो है भारत में सस्ते दामों पर बिकेगी। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय कपड़ा व्यवसायी थे, जो कपड़े का उत्पादन करते थे भारत में, तो उनकी बनाई जो कपड़े हैं उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। तो उनकी जो वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, वो महंगे बिकते थे और विदेश से आया हुआ जो वस्तु है वो सस्ता बिकता था। तो इसीलिए बोला गया कि आप जो है रक्षात्मक शुल्क लगाइए, विदेशी वस्तुओं पर भी आयात कर लगाइए। तो ये इसको हम लोग आयात कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये जो पहला दूसरा है व्यापारियों को साधा गया है, जो भी ये व्यापारी इससे फायदा उठाते ना इन दोनों चीजों से। तो गांधी जी ने यहां पर सबको अपने साथ लेने की कोशिश की थी, भारत के सभी वर्ग के लोगों को। तटीय यातायात रक्षक विधेयक पारित किया जाए, तटीय यातायात रक्षक विधेयक पारित किया जाए। तटीय मतलब जो हमारा भारत है वो जो समंदर से लगा हुआ है, तो उसके मामले में तटीय यातायात रक्षक कर, तटीय यातायात रक्षक कर लगाया जाए। तो ये भी जो है व्यापारियों के हित के लिए था। उसके बाद देखिएगा चौथा, सिविल सेवा तथा सेना के व्यय में 50% कटौती की जाए। जो भी उस समय सिविल सेवक थे, जो आईसीएस की परीक्षा दे करके जो बड़े बड़े अधिकारी बनते थे, उनको बहुत ज्यादा वेतन दिया जाता था और उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती थी। इसके अलावा सेना पर भी बहुत ज्यादा व्यय किया जाता था। तो यहां जो है गांधी जी बोलते हैं कि ये जो सिविल सर्विस हो गए, सिविल सेवक हो गए, सेना हो गए, इन पर जो है खर्चा को आप कम करिए, लगभग 50% की कटौती कीजिए। सेना व्यय, सिविल सेवा और सेना व्यय, इसको जो है कम किया जाए, 50% कम किया जाए, क्योंकि इन पर जो है ब्रिटिश सरकार बहुत ज्यादा खर्चा करती थी। और इनका जो खर्चा है वो कहां से जाता था भाई, भारत के खजाने से जाता था।
तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि भाई ये चीजें जो है आप कम करिए, खर्चा कम करिए, अब पैसा बचेगा तो उसको भारतीयों के हित में लगाया जा सकता है। और इन खर्चों को चलाने के लिए मतलब कि सिविल सेवकों को बहुत ज्यादा वेतन प्लस उनको सुविधाएं प्लस बहुत जो सेना में जो व्यय होता था, इन सब चीजों की पूर्ति कैसे होती थी, जो भारत के लोग थे उनसे बहुत ज्यादा लगान वसूल किया जाता था, कर विशेष करके कृषकों से। तो ये चीज है। उसके बाद देखिएगा मादक द्रव्यों के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध। जो भी मादक पदार्थ थे, चाहे वो शराब हो या अफीम हो, तो इन चीजों के विक्रय पर रोक लगाया जाए। मद्य निषेध, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मद्य निषेध। इसमें जो है अफीम भी आएगा, जितने भी प्रकार के जो नशीला पदार्थ है ना वो सब इसमें आएगा। तो इन सब चीजों के विक्रय पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी। साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि इस तरह की जो दुकानें हैं उसके सामने धरना देने की भी अनुमति होनी चाहिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मद्य निषेध हो मतलब कि जितने भी प्रकार के मादक पदार्थ हैं उनके विक्रय पर रोक लगाया जाए। ये भी जो है 11 सूत्रीय मांग में सम्मिलित था। देखो क्या था ना, उस समय जो है जगह जगह पर दारू के दुकान, जो शराब के दुकान है, अफीम के दुकान है, दूसरी तरह के जो नशीले पदार्थों का विक्रय है वो बहुत ज्यादा होने लगा था। इससे क्या है कि भारत की जो जनता है, विशेष करके जो युवा हैं, वो जो है भटक रहे थे, इन सब चीजों में वो पड़ जाते थे, तो देश जो है बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पर था। तो इसको जो है बंद करने की मांग की गई। उसके बाद देखिएगा सीआईडी विभाग पर सार्वजनिक प्रतिबंध लगाया जाए या बंद कर दिया जाए। सीआईडी मतलब कि जो गुप्तचर विभाग था उस समय, तो वो जो है बहुत ज्यादा लोगों पर निगरानी रखा करता था, गुप्तचर विभाग। तो इसको बोला गया कि भाई इस पर आप जो है नियंत्रण रखो या फिर इसको बंद ही कर दो, गुप्तचर विभाग को। आज ऐसा कुछ है क्या, है, लेकिन वो जो है आम नागरिक को परेशान नहीं करती है। जो भी हमारे देश की सुरक्षा संबंधी जो भी चीज होता है उसके लिए काम करती है। लेकिन उस जमाने में ये जो गुप्तचर विभाग होता था, सीआईडी होता था, वो जनता के बीच भी काम करती थी। क्या काम करती थी, कहीं 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 पर अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ बात तो नहीं हो रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है, तो ये सारा कुछ जो है सीआईडी देखती थी। तो इसको भी जो है बंद करने की मांग की गई थी इस 11 सूत्रीय मांग के अंतर्गत। उसके बाद देखिएगा 7वां है, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति होनी चाहिए। देखिए क्या था कि जो अंग्रेज थे ना, वो भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देते थे। तो शस्त्र रखने की अनुमति, शस्त्र, ये तरह है, शस्त्र रखने की अनुमति। तो भारतीयों को क्या कहते हैं, शस्त्र, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान किया जाए। बाकी कोई अगर हथियार के साथ पकड़ा जाता था उसको जो है काफी लंबी सजा दी जाती थी। अगर कोई क्रांतिकारी पकड़ लिया जाए भाई तो उसका तो बचना मुश्किल होता था। तो यहां पर यह बोला गया कि भारतीयों को अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो लाइसेंसी हथियार होता है वो रखने की अनुमति दी जाए। उस टाइम पे जो बड़े बड़े लोग होते थे, रईस लोग होते थे, वो भी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखते थे ना, तो वो बड़ी मुश्किल से उनको परमिशन, उनको लाइसेंस मिलता था, आसान नहीं था। आज के समय में तो आसानी से मिल जाता है। उसके बाद देखिएगा सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। उस समय जो भी राजनीतिक बंदी थे, जो जेलों में डाल दिए गए थे, उनको रिहा करने की बात कही गई। राजनीतिक बंदियों को मुक्त किया जाए, राजनैतिक बंदी मुक्त किया जाए। जितने भी राजनीतिक बंदी जेलों में बंद थे उनको मुक्त करने की मांग की गई थी। राजनीतिक बंदी से तात्पर्य जो कांग्रेस से जुड़े हुए हों या फिर किसी दूसरे दल से जुड़े हुए हों, जो कि अहिंसात्मक तरीके से कोई आंदोलन कर रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वैसे बंदियों को मुक्त करने की बात कही गई थी। यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसी समय जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे और भी बहुत सारे क्रांतिकारी, उनके ऊपर केस चल रहा था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि भाई वो क्रांतिकारी थे और वो हिंसा करते थे और हिंसा के द्वारा ही उनको गिरफ्तार किया गया था, तो वो इसमें शामिल नहीं थे। ध्यान रखेंगे, बाद में उनके बारे में भी बात किया जाता है। वैसे अगला है 9वां, लगान में 50% कमी की जाए। जो भू राजस्व है उसमें 50% की कमी की जाए। लगान 50% कमी की जाए। उस समय बहुत ज्यादा लगान लिया जाता था, की
जाए, 50% कमी की जाए। देखो क्या था कि मैंने बताया ना कि जो सिविल सेवा है, सेना है, इस पर बहुत ज्यादा व्यय होता था। तो इसके लिए पैसा कहां से आता था? ये जो भारतीयों से लगान लिया जाता था, बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था, विशेष करके कृषकों के द्वारा। तो उस पर जो है 50% कमी करने की बात कही गई। उसके बाद देखिएगा, डाक आरक्षण बिल पारित किया जाए। डाक आरक्षण बिल ये क्या था? तो उस जमाने में क्या होता था, जो डाक विभाग है ना, उस पर भी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होता था। तो बोला गया डाक आरक्षण बिल लाया जाए, मतलब कि जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति के पत्र को संदेह के आधार पर उसको पढ़ सकती थी। तो ये सारा कुछ न हो, इसके लिए जो है डाक आरक्षण बिल की मांग की गई थी। इसके बाद आखिरी है 11वां है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, नमक कर को समाप्त किया जाए और नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त किया जाए। तो नमक कर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है भाई, उसकी शुरुआत ही नमक कानून के उल्लंघन के साथ हुआ था। तो 11वां क्या है कि जो नमक पर जो कर लगाया जाता है उसको समाप्त किया जाए और नमक पर सरकार का जो एकाधिकार है उसको समाप्त किया जाए। जो तटवर्ती क्षेत्र के लोग हैं उनको अपनी उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, ये चीज इसमें बोला गया था। उस समय देखो जो नमक पर है ना, बहुत ज्यादा कर लिया जाता था और सरकार का इस पर एकाधिकार था। जो आज आप लोग देखिएगा, जो गुजरात हो गया, जो समुद्र तटीय प्रदेश हो गए, तो वहां के लोगों की प्रमुख आजीविका का जो स्रोत है वो नमक है। वो लोग जो है नमक की खेती करते हैं। जो समंदर किनारे होता है ना, वो पूरा समंदर का पानी को खेत बना बना करके उसमें इकट्ठा करते हैं, उसको सुखाते हैं, उसका जो भी प्रोसेसिंग है उसको करते हैं, तो वो नमक की खेती कहलाता है। तो वो तटवर्ती लोगों की आजीविका का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो उस जमाने में अंग्रेजों ने इस चीज को, इस अधिकार को छीन लिया था और अंग्रेज जो हैं खुद कारखानों में ये सारा काम करते थे। और नमक जो है, जो आज हम लोग 10-15 रुपए किलो में खरीद लेते हैं, आज के हिसाब से वो नॉर्मल रेट है। लेकिन उस जमाने में अगर मान लो आज के डेट में अगर ऐसा कुछ होता है तो नमक जो है 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए किलो चला जाएगा। तो क्या होगा? क्योंकि नमक के बिना जो है व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि नमक जो है अमीर हो या गरीब हो सबको चाहिए होता है। तो नमक कर उस समय काफी बड़ा हुआ था और इस पर जो है मतलब कोई भी व्यक्ति अगर नमक बनाता था तो उसको गैर कानूनी माना जाता था, उसके विरुद्ध कार्यवाही होती थी। तो ये टोटल 11 सूत्रीय मांग जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया में लेख के माध्यम से लिखा गया और 2 मार्च 1930 को एक पत्र के माध्यम से किसको भेजा गया? वायसराय लॉर्ड इरविन को भेजा गया। बोला कि 12 तारीख तक, 12 मार्च तक तुम जो है इन सब मांगों पर विचार करो, नहीं तो हम 12 मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो 11 सूत्रीय मांग है ना, तो इनमें से कुछ मांग जो है व्यापारी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। मतलब जो गांधी जी थे उन्होंने अलग अलग सभी वर्गों को साधने की कोशिश की थी। जैसे कि ये देखो, जो रुपए का विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पैसे किया जाए, तो ये व्यापारी इससे बड़े खुश होते। आयात कर, जो विदेशी वस्तुओं पर आयात कर लगाने की बात कही गई, उससे भी व्यापारियों को ही लाभ होना था। व्यापारियों को लाभ, कौन से व्यापारी? भारतीय व्यापारी, मतलब भारतीयों को लाभ। इस तरह से तटीय यातायात जो ये भी जो है व्यापारियों के हित में था। बाकी सिविल सेवा व सेना पर व्यय, ये आम जनता के लिए, भाई खर्चा कम होगा तो आम जनता के लिए पैसा जो है बचेगा। उसके बाद मद्य निषेध, ये भी आम जनता के लिए था। गुप्तचर विभाग भी आम जनता के लिए था। शस्त्र रखने की अनुमति, ये भी आम जनता के लिए था। राजनीतिक बंदी, जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उनके लिए ये बड़ा हितकर था। इसके अलावा जो किसानों के लिए लगान 50% की कमी की जाए, तो इससे किसान जो हैं, जो कि उस समय बहुत अभी भी हमारे भारत के अधिकांश लोग किसान हैं, खेती करते हैं, तो ये उनको साधने के लिए था। डाक आरक्षण बिल, ये भी आम जनता को साधने के लिए था। नमक कर, भाई ये तो हर भारतीय की जरूरत थी। तो महात्मा गांधी जी ने अपने 11 सूत्रीय मांगों के माध्यम से भारत के हर वर्ग को अपने से जोड़ने का प्रयास किया और वो इस काम में बिल्कुल सफल भी हुए थे। इस आंदोलन में व्यापारियों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इसके अलावा जो आम नागरिक थे, यहां तक कि महिलाएं, वो भी जो है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं।
ये जो मद्य निषेध वाला जो कार्यक्रम था ना, मद्य निषेध, अफीम, तो इनकी दुकानों के बाहर अधिकतर महिलाओं ने ही क्या किया था, धरना दिया था। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी ने इन 11 सूत्रीय मांगों को 12 मार्च तक पूरी करने की बात की थी। अगर 12 मार्च तक आप सुनवाई नहीं करते हैं तो हम क्या शुरू कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, ये जो सविनय अवज्ञा है भाई, इस शब्द का क्या मतलब है, थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, सविनय, सविनय का क्या मतलब होता है। सविनय का मतलब होता है बिल्कुल आदर पूर्वक, विनय पूर्वक, हाथ जोड़कर, सविनय। अवज्ञा मतलब उल्लंघन करना, उल्लंघन करना मतलब कि विनय पूर्वक उल्लंघन करना। और किस चीज का उल्लंघन करना, तो गांधी जी दांडी यात्रा के माध्यम से नमक कानून का सविनय उल्लंघन करेंगे। उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को चोट नहीं पहुंचाया, किसी को आहत नहीं किया, विनय पूर्वक अपना मस्त निकल लिए, साबरमती से निकल लिए पैदल पैदल, बिना किसी को टेंशन दिए, किसी को प्रॉब्लम दिए। हाँ, टेंशन तो उन्होंने अंग्रेजों को दिया ही दिया, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जिसको जुड़ना है जुड़े, जिसको नहीं जुड़ना है नहीं जुड़े। तो वो जो है बिल्कुल विनय पूर्वक निकल गए और दांडी पहुंच करके उन्होंने जो है विनय पूर्वक नमक कानून का उल्लंघन किया। तो सविनय अवज्ञा मतलब एकदम विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके किसी कानून का उल्लंघन करना, न कि किसी को नुकसान पहुंचाना। तो ये आपका सविनय अवज्ञा। अब शुरू कैसे हुआ, तो शुरू देखो, जो गांधी जी थे वो मतलब विचार में थे कि भाई हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू तो करना है, लेकिन शुरू कैसे किया जाए। मतलब कि गांधी जी का मानना यह था कि हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे लोग जो है बड़ी संख्या में हमसे जुड़ सके, साथ ही साथ जो दुनिया भर के जो पत्रकार हैं, जो मीडिया है, वो भी हम तक जुड़ सके, हमारी बात को दुनिया तक पहुंचा सके। तो गांधी जी कोई ऐसा रास्ता चाह रहे थे, ऐसा तरीका चाह रहे थे, और उनको यह चीज मिल जाता है नमक कानून के रूप में। नमक कानून, जो नमक पर जो बड़ा कर बढ़ाया गया था ना, तो ये तो गांधी जी तय करते हैं कि भाई वो जो है नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। अब मान लो गांधी जी ने तय कर लिया कि मैं नमक कानून का उल्लंघन करूंगा, इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। वो पहुंच जाते गुजरात के किसी समुद्र तट में, नमक उठाते, हो गया, कानून टूट गया। लेकिन इससे क्या लोग उनसे जुड़ पाते, तो इसके लिए उन्होंने क्या तय किया कि हम यात्रा करेंगे, यात्रा। तो इस दांडी यात्रा, जिसको अंग्रेजी में दांडी मार्च कहा जाता है, नमक कर। नमक को क्यों चुना गया, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाई जो नमक है वो सर्वसाधारण, मतलब कि अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए अनिवार्य था। और नमक पर जो कर लगाया गया था उससे नमक के मूल्य में अधिक वृद्धि हो गई थी, और हर व्यक्ति चाहता था कि नमक जो है उनको सुलभता से उपलब्ध हो सके। इसीलिए गांधी जी ने नमक को जरिया बनाया इस आंदोलन को शुरू करने के लिए। अब तिथि क्या था, तो देखो 12 मार्च तक का इनको टाइम दिया गया था ना अंग्रेजों को। तो ये जो दांडी यात्रा है ये 12 मार्च को शुरू हुआ, 12 मार्च 1930। डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाप्त कब हुआ भाई, 6 अप्रैल 1930। टोटल 24 दिन, 24 दिन की यात्रा की गांधी जी ने। साबरमती से वो निकलते हैं। साबरमती कहां पर है, तो साबरमती है आपके गुजरात में। साबरमती आश्रम गांधी जी ने बनाया था ना, हमने बताया था साबरमती आश्रम के विषय में, किस तरह से यहां पर स्थापित हुआ था। गांधी जी पूरे देश का भ्रमण करते हैं, जब आए थे 1915 में, उस वक्त पूरे देश का भ्रमण करते हैं, फिर साबरमती आश्रम में अपना ठिकाना बनाते हैं। तो ये जो है साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ निकलते हैं। 78 अनुयायी इनके साथ निकलते हैं, और दांडी, इनकी जो डेस्टिनी होती है वो दांडी, जो कि गुजरात के नवसारी जिले के अंतर्गत आता है, नवसारी। तो 24 दिन की यात्रा कितनी दूरी थी, तो लगभग 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर कुछ था इसका, 240 मील, 240 मील और 390 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, और 240 मील। कुछ किताबों में आपको जो है 386 मिलेगा, या फिर 375 मिलेगा, 385 मिलेगा, लेकिन आप सबको देखिएगा, लेकिन 390 जहां तक है
वही ऑथेंटिक है। तो 240 मील अथवा 390 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की। कितने दिन में? 24 दिन में। और कितने लोग थे भाई? 78 अनुयायी थे। इन 78 अनुयायियों में एक ब्रिटिश मूल का अमेरिकी पत्रकार भी था जिसका नाम था वेब मिलर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, वेब मिलर। ये भी जो है इन 78 अनुयायियों में से एक था, वेब मिलर। ये ब्रिटेन का था लेकिन अमेरिका में रह रहा था। तो ब्रिटिश मूल का अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्टिंग इसने की। और इसका जो सबसे बड़ा योगदान था ना, गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उसके बाद के जो भी कार्यक्रम थे उन सब को इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। पूरी दुनिया जो है जानने लगी कि भारत में अंग्रेज किस तरह का अत्याचार कर रही है, किस तरह का जुल्म कर रही है, और एक आदमी जो है यात्रा कर रहा है अंग्रेजों की इस अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरुद्ध। तो वेब मिलर का बड़ा योगदान रहा इस चीज में, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी दुनिया भर के पत्रकार आए हुए थे। देश भर के पत्रकार जो है गांधी जी के आसपास हमेशा लगे रहते थे। ये जो दांडी यात्रा चला ना 24 दिन, तो काफी सारे पत्रकार उनके साथ थे। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि मैंने बोला 78 अनुयायी, गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए रवाना हुए। तो ऐसा नहीं है कि पूरे ये जो 390 किलोमीटर ये 78 और गांधी जी के साथ 79 लोग ही मतलब चलते रहे, ऐसा नहीं है। देखो ये जो यात्रा थी दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक, ये गांवों के बीच से गुजरी। ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने पक्की सड़क पकड़ ली, नहीं, गांवों के माध्यम से ये लोग गए। गांव खेत जो भी है, जैसा भी रास्ता था कच्चा पक्का, वहां से गुजरता हुआ ये जो दल है आगे बढ़ा। और जो भी रास्ता में गांव पहुंचता वहां पर से होकर वो गुजरते, पूरे गांव वाले गांधी जी की जय जो भी नारा वगैरह है वो लगाते थे और इनके पीछे पीछे चलते थे। ये तो थे 78 लेकिन इनके पीछे पीछे हजारों की संख्या में लोग जो है चला करते थे। अब 24 दिन के बाद महात्मा गांधी जो है नवसारी के दांडी पहुंचते हैं और वहां पर इनका स्वागत किया था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, यह भी पूछा जाता है। सरोजनी नायडू, इन्होंने जो है इनका स्वागत किया था सरोजनी नायडू ने। और इनका स्वागत कैसे किया था? विधि भंजक तुम्हारा स्वागत है। विधि भंजक गांधी जी के लिए बोला गया, विधि भंजक तुम्हारा स्वागत है। यह किसने बोला? तो सरोजनी नायडू ने। विधि भंजक का क्या मतलब होता है? कानून तोड़ने वाला। तो जो सरोजनी नायडू है वो कहां थी? दांडी में थी। और वहां इन्होंने जो है महात्मा गांधी जी का स्वागत किया। जैसे ही गांधी जी दांडी समुद्र तट में पहुंचते हैं तो उनके पीछे पीछे जो 78 लोग हैं वो तो थे ही थे, लेकिन हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। मतलब कि जो भी गांव के लोग थे, आसपास के लोग थे, सब उनके पीछे पीछे चला करते थे। ये था। अब देखिएगा कुछ और चीजें दांडी यात्रा के संबंध में। यहां पर महात्मा गांधी जी के अलावा और कोई बड़ा नेता नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो लोग जो है अलग से इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, गांधी जी ये जो 390 किलोमीटर की यात्रा की, इस बीच जितने भी गांव पहुंचे तो वो किसी ना किसी गांव में रुका करते थे, वहां पर अपना भाषण भी दिया करते थे। और गांधी जी की प्रेरणा से इस रास्ते में, मतलब कि साबरमती आश्रम और दांडी, इस रास्ते में जो भी गांव पड़ा तो वहां पर जो ग्रामीण स्तर के जो कर्मचारी थे, गांव में रहने वाले जो सरकारी कर्मचारी थे, उनमें से लगभग 300 ग्रामीण कर्मचारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें जो है पूछी जाती है। सरकारी कर्मचारी, इन्होंने जो है क्या दिया? त्यागपत्र दे दिया गांधी जी से प्रभावित होकर। अब ये हुआ भाई दांडी यात्रा। तो इस तरह से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। आपसे पूछा जा सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? तो दांडी यात्रा से हुई या फिर नमक कानून का उल्लंघन करके किया गया। गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, क्या करते हैं? वहां पर एक मुट्ठी नमक उठाते हैं, उससे जो है कानून का उल्लंघन हो जाता है। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं? 9 अप्रैल 1930 को आगे, 9 अप्रैल 1930 को आगे की क्या रणनीति होगी इस पर वो जो है मतलब एक तरह से
लोगों को अपना वो बताते हैं कि आगे हमको क्या क्या करना है, वो बताते हैं। कब? 9 अप्रैल 1930 को निर्देश, मतलब कि आगे जो सत्याग्रह है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो उसका निर्देश उन्होंने कब जारी किया, तो 9 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा आंदोलन के निर्देश जारी किए गए। क्या क्या चीज था, ध्यान रखेंगे। जहां कहीं भी संभव हो लोग नमक कानून तोड़ें और नमक तैयार करें। तो गांधी जी ने पहला निर्देश क्या दिया कि जहां कहीं भी संभव हो लोग नमक कानून का उल्लंघन करें और नमक बनाएं। ये कहां पर संभव हो सकता था? समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में, जो तटवर्ती क्षेत्र है जहां पर नमक बनता हो, तो वैसे क्षेत्र में बोला कि अगर आपको संभव हो तो आप नमक कानून का उल्लंघन करो और नमक बनाओ। दूसरा चीज बोला, जो भी शराब की दुकानें हैं, अफीम की दुकानें हैं, विदेशी कपड़ों की दुकानें हैं, उनके सामने धरना दिया जाए। शराब की दुकान, अफीम की दुकान जो गांजा, उसके बाद विदेशी कपड़ों की दुकान, इनके सामने धरना दीजिए। और इस कार्य में अधिकतर महिलाओं ने विशेष योगदान दिया और देश भर में मदिरालयों के बाहर, अफीम के दुकानों के बाहर और विदेशी वस्त्र भंडारों के बाहर महिलाओं के जत्थे धरना दिया करती थी। ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है, एक एक चीज आप लोग नोट करते जाइएगा। करों की अदायगी का विरोध, जो कर है ना उसकी अदायगी का विरोध, मतलब कि आप कर मत पटाओ। लेकिन इसके साथ गांधी जी ने यह बोला कि यदि संभव हो तो ऐसा करें, अगर संभव नहीं है तो आप कर पटा सकते हो, यह चीज बोला था। मतलब जो कर चुकाना है, जैसे कि किसान हो गए, वो अगर कर चुका सकते हैं तो चुकाएं, और अगर नहीं चुका सकते, मतलब कि करों की अदायगी जो कर है, लगान है, उसका विरोध करो अगर संभव हो तो, ये बोला गांधी जी ने। इसको ध्यान रखना, इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया कि आप लगान अदायगी का विरोध करो, इस पर ज्यादा बल नहीं दिया गया था। ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद अगला है वकालत का परित्याग। जो वकील हैं वो वकालत का परित्याग करेंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने पदों से त्यागपत्र देंगे। जैसे कि ये जो 300 ग्रामीण सरकारी कर्मचारी थे, इन्होंने त्यागपत्र दिया था। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उनसे अनुरोध किया गया कि आप जो है सरकारी विद्यालयों का त्याग करेंगे, जैसे कि असहयोग आंदोलन के टाइम पर। लेकिन ये जो त्याग करने वाली जो चीजें थी ना, चाहे वकालत का त्याग हो या फिर सरकारी पदों का त्याग हो, स्कूलों का त्याग हो या फिर कर नहीं पटाना, इन सब चीजों पर उतना ज्यादा बल नहीं दिया गया था। ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद देखिएगा, हर घर में चरखा काता जाए व सूत तैयार किया जाए। चरखा आंदोलन, गांधी जी, आपने कई सारे फोटो में देखा होगा, गांधी जी जो है चरखा चलाती हैं। चरखा से क्या होगा भाई, उससे जो है सूत काता जाएगा और जो चरखे से कपड़ा तैयार होगा ना, तो इसके लिए जो है चरखा को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया। तो हर घर में चरखा काता जाए, सूत तैयार किया जाए। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सारा कुछ जो भी घटनाक्रम हो रहा था उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार अपने समाचार पत्रों में बखूबी स्थान दे रहे थे, और पूरी दुनिया में ये चीज जो है फैलने लगा कि ऐसा कुछ भारत में हो रहा है। और इस चीज से इंग्लैंड की जो अंग्रेज है ना, उनके विश्व स्तर पर काफी किरकिरी भी हो रही थी। ध्यान रखेंगे। जो वेब मिलर है ना, इसने भाई पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था कि भारत में अंग्रेज किस तरह से शोषण कर रहे हैं, नमक जैसे मूलभूत चीज पर भी बहुत ज्यादा कर लगाया जा रहा है। तो इंग्लैंड की विश्व स्तर पर, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड की काफी किरकिरी भी हुई थी। जो हिटलर है ना, उसने भी गांधी जी की तारीफ की थी, हिटलर ने भी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे किस तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं पहले। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। यहां से जितने भी डेट वगैरह हैं, स्थान वगैरह हैं, सब अक्सर पूछा जाता है। अब जैसे कि गांधी जी ने 9 अप्रैल 1930 को जो निर्देश जारी किया, उसमें जो सबसे पहला निर्देश था कि जहां कहीं भी संभव हो लोग नमक कानून का उल्लंघन करें और नमक तैयार करें। तो देखिएगा, कुछ स्थानों पर दांडी यात्रा के जैसी यात्रा की गई। मतलब महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की, तो वैसे ही कुछ स्थानों पर कुछ यात्राएं हुई थी जो अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले मद्रास में सी राजगोपालाचारी। मद्रास में कौन थे? मद्रास मतलब आज का जो तमिलनाडु है ना, उस समय इसमें आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता था, कर्नाटक का भी थोड़ा अलग होता था। तो मद्रास में सी राजगोपालाचारी
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे ना, राजगोपालाचारी। तो ये मद्रास के थे, वहां के बहुत बड़े नेता थे। तो इन्होंने भी जो है दांडी यात्रा जैसा एक यात्रा किया, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है मद्रास का, तो वहां पर इन्होंने यात्रा किया। त्रिचनापल्ली, त्रिचनापल्ली से इन्होंने शुरू किया था, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक, वेदारण्यम। तो पूछा जाता है कि मद्रास में किसने नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए दांडी यात्रा के जैसे यात्रा की थी। तो ये जो तंजौर तरफ जो समुद्र तट है ना, जिसको क्या बोला जाता है, कोरोमंडल समुद्र तट, तो उस तरफ ये यात्रा हुई थी त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक। तो ये भी जो है श्री राजगोपालाचारी भी वैसे ही समुद्र तट पहुंचते हैं, पैदल यात्रा करते हुए नमक उठाते हैं, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा एक और स्थान है केरल में, केरल के मालाबार तट में, केरल जो त्रावणकोर रियासत था ना उस समय, केरल, यहां पर मालाबार तट, तो यहां पर के केलप्पन ना, त्रावणकोर में जो वाइकोम सत्याग्रह हुआ था उस समय ये काफी प्रसिद्ध हुए थे। वाइकोम सत्याग्रह, जो दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा था ना, मैंने वाइकोम सत्याग्रह पर डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है। तो ये कहां से कहां तक हुआ, तो कालीकट से पोयान्नूर तक। कालीकट बंदरगाह जहां पर कौन आया था, कमेंट करके बताइएगा, सबको पता है, बच्चों तक को। तो ये पोयान्नूर तक, कालीकट से पोयान्नूर तक ये यात्रा हुआ था, पोयान्नूर, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिएगा असम, असम में भी इस तरह का एक आंदोलन हुआ। असम में जो कांग्रेस के जो सत्याग्रही थे उन्होंने जो है एक ऐसी ही यात्रा की। ये शुरू होती है सिलहट से बंगाल के नोआखली समुद्र तट तक। सिलहट कहां पर है भाई, सिलहट ये असम में है, सिलहट असम में है, और ये बंगाल के नोआखली समुद्र तट तक चला था। तो ये 3 यात्राएं जो कि दांडी यात्रा के समान मानी जाती है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं आगे क्या कुछ हुआ। अब देखिएगा 14 अप्रैल 1930, 14 अप्रैल 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हो जाते हैं। कब, 14 अप्रैल 1930। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर आ रहे थे, यहां इनको किसी सम्मेलन में भाग लेना था, और साथ ही साथ ये जो है इस आंदोलन का मतलब इसी आंदोलन के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ही ये यहां से वहां भ्रमण कर रहे थे। और चूंकि उस समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तो इस नाते से इनको गिरफ्तार करना जरूरी था, और इनकी गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण भी थी। जैसे ही ये गिरफ्तार हुए 14 अप्रैल 1930 को, तो काफी मतलब जो लोग हैं, जनता है, वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हुई। 14 अप्रैल को क्या है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं 14 अप्रैल 1930 को। इसके बाद देखिएगा 4 मई 1930, 4 मई 1930 को महात्मा गांधी जी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। कब, 4 मई 1930 गांधी जी, इस दिन नेहरू और ये गांधी, जो गांधी जी हैं ये धारसाना एक स्थान है बंबई में, वहां नमक कारखाना है, तो वहां पर जो है ये धावा बोलने जाने की तैयारी में थे गांधी जी नमक कारखाने पर। तो उससे पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको जो है यरवदा जेल में रखा जाता है, यरवदा जेल वहां रखा जाता है, और नेहरू को इलाहाबाद के नैनी जेल में रखा जाता है। यरवदा जेल कहां पर है, तो पुणे में है, पुणे में है ना यरवदा जेल, वहां रखा जाता है गांधी जी को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद के नैनी जेल में रखा जाता है। अब इनकी गिरफ्तारी से, चूंकि देखो जो नेहरू हैं वो भाई अध्यक्ष थे और गांधी जी पूरे आंदोलन के कर्ता धर्ता थे, तो काफी मतलब उत्तेजना, जो जनता है, जो सत्याग्रही है, आंदोलनकारी हैं, वो काफी उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन जो गांधी जी का जो अहिंसा का मार्ग है
उस पर बिल्कुल भी आंच नहीं आती, लोग जो है बिल्कुल भी हिंसा नहीं करते हैं, सब कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा होता है। अच्छा, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने लिया था? तो एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, तैयब जी। इनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तैयब जी। मैंने इन पर ना एक किसी वीडियो में डिटेल में जानकारी दी है, मुझे ऐसा लग रहा है तैयब जी। ये जो तैयब जी है ना, ये काफी बुजुर्ग थे और गांधी जी को बहुत मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो तैयब जी हैं, ये दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं क्योंकि इनकी उम्र काफी थी। उसके बाद भी ये नहीं मानते, नहीं मैं आऊंगा। तब गांधी जी बोलते हैं कि मैं इस आंदोलन में जब गिरफ्तार हो जाऊंगा तब आप इस आंदोलन का नेतृत्व संभालेंगे। तो यह काफी बार पूछा भी गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने नेतृत्व संभाला? तो तैयब जी ने। ध्यान रखेंगे, तैयब जी। आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी गिरफ्तार किया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ घटनाओं की जो अलग अलग स्थानों पर हुआ था। तो 23 अप्रैल 1930, सॉरी इससे पहले ना वो देख लेते हैं हम लोग, पेशावर में ही हुआ था 23 अप्रैल 1930 को भी। पेशावर में जो कि जो आज के जो पाकिस्तान में जो दक्षिण पश्चिम सीमा प्रांत जिसको बोला जाता है ना, पाकिस्तान का एक प्रांत है दक्षिण पश्चिम सीमा प्रांत, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगी हुई है। और उस जमाने में भी बिल्कुल ऐसा ही था। अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं, काफी सारे लोग बोलते हैं सर आप मैप यूज किया करिए, अगर उस समय के भारत को अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा होगा। हाँ, अखंड भारत कुछ ऐसे ही होगा ना। यहां पर बांग्लादेश और इस तरफ पाकिस्तान, तो यहां पर इस तरफ उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इस तरफ क्या है? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। और जो दांडी यात्रा हुआ था वो यहां कहीं हुआ था, अहमदाबाद यहां कहीं, ये इस तरह से। और जो सी राजगोपालाचारी जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा की थी, वो इस तरफ हुआ था। और केरल तरफ के केलपन वाला इस तरफ हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद असम से नोआखली वाला, ये इस तरफ से ऐसा कुछ हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये कुछ क्षेत्र। अब हम लोग इस तरफ चलते हैं, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। देखिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में इस तरफ के जो लोग हैं वो अधिकतर मुस्लिम बाहुल्य लोग थे, और अधिकतर ऐसे लोग थे जो थोड़े से कबायली टाइप के लोग थे, जिनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस समय में एक ऐसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव इस तरफ होता है, ऐसा व्यक्ति यहां होता है जो गांधीवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक था। उनका नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको जो है सीमांत गांधी भी बोला गया है। क्या बोला गया है? सीमांत गांधी। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इस तरफ का जो क्षेत्र है, इधर भारत की सीमा का अंत होता था उस टाइम पे, इसलिए इस क्षेत्र को सीमांत क्षेत्र बोला जाता था। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी बोला जाता था। इसके अलावा इनको जो है बादशाह खान भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बादशाह खान। बादशाह खान इनके नाम है, आपसे पूछा जा सकता है। बादशाह खान, इनको बादशाह खान भी बोला गया। अब देखिएगा, ये जो बादशाह खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खां थे, इन्होंने एक दल बनाया हुआ था। पूरी तरह से ये गांधीवादी विचारधारा पर काम करते थे, अहिंसात्मक तरीके से, जरा भी हिंसा नहीं। तो इनके द्वारा जो दल बनाया गया था उसको बोला गया लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल, क्योंकि इस दल के जो लोग थे ना, वो लाल रंग का कपड़ा पहना करते थे, लाल रंग का कुर्ता। जो मुसलमान लोग कुर्ता पायजामा पहनते हैं ना, तो ये लाल रंग का कुर्ता पहना करते थे, इसलिए इनको बोला गया लाल कुर्ती दल। इसके अलावा इनको बोला जाता है खुदाई खिदमत गार। खुदाई खिदमत गार, ये सब चीज पूछा गया है। खुदाई खिदमत गार मतलब खुदा की खिदमत करने वाला।
तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है दक्षिण से। अब देखिएगा ये जो लोग थे ना, इस तरफ के जो लोग थे, उन्होंने गांधी जी को एक नाम दिया, मलंग बाबा। क्या नाम दिया गांधी जी को? मलंग बाबा। ये भी पूछा गया है, मलंग बाबा किसको बोला गया है, तो गांधी जी को इन लोगों ने बोला मलंग बाबा। अब देखिएगा यहीं पर पेशावर भी है, इसी तरफ है ना पेशावर। तो जो पेशावर है, यहां पर जो आंदोलनकारी थे, जो सत्याग्रही थे, उन पर पुलिस ने, जो अंग्रेज पुलिस थे, उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया गया 23 अप्रैल 1930 को। कब? 23 अप्रैल 1930, पेशावर। ये सारा क्षेत्र आज पाकिस्तान में है ना, लगभग इतना पूरा पाकिस्तान में चला गया, ऐसा कुछ, ये पाकिस्तान। तो पेशावर आज यहां है। तो पेशावर में 23 अप्रैल 1930 को वहां जो है सत्याग्रही आंदोलन कर रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक। तो वहां पर जो पुलिस पहुंचते हैं, अंग्रेज पुलिस, वहां भारतीय सैनिक थे, गढ़वाल रेजिमेंट, माफी चाहूंगा, गढ़वाल रेजिमेंट। जो सिपाही थे वो सब भारतीय थे, हिंदू थे, और जो बड़े अधिकारी थे वो अंग्रेज थे। तो यहां पर अधिकारियों के द्वारा गढ़वाल रेजिमेंट को आदेश दिया जाता है कि वो इन सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाए, जैसे कि वहां हुआ था ना, क्या कहते हैं, अमृतसर के जालियांवाला बाग में, तो कुछ कुछ वैसा ही। लेकिन यहां पर गढ़वाल रेजिमेंट का एक सिपाही, जिसका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली, नाम याद रखेंगे, चंद्र सिंह गढ़वाली, ये जो है अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए सबको प्रेरित करता है कि हम अपने निहत्थे भाइयों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। देखो यहां क्या हो रहा था, जो सत्याग्रही थे वो, उनके हाथ में कोई बंदूक नहीं था, कोई डंडा नहीं था, कोई पत्थर नहीं था, वो जो है शांतिपूर्वक, इनका नेता कौन था भाई? खान अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खां जो कि गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे, उनके सिद्धांतों को फॉलो करते थे। तो यहां पर बिल्कुल शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन हो रहा था। तो यहां पर जो है गोलियां चलाने का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के जो सिपाही थे वो मना कर देते हैं अपने निहत्थे भाइयों पर गोलियां चलाने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा और दूसरी कुछ कुछ चीजें। अच्छा, यहां पर ना कुछ पत्रिकाएं जारी की गई थी, पत्र जारी किया गया था पश्तो भाषा में। पश्तो भाषा में पख्तून नामक समाचार पत्र निकाला गया था। यहां पर ये मतलब इस क्षेत्र में, मैं यहां लिखूंगा पश्तो, इस तरफ एक भाषा है पश्तो, पश्तो भाषा है, ध्यान रखेंगे, पश्तो भाषा लिख ही देता हूं मैं। पश्तो भाषा में, माफी चाहूंगा मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, पख्तून पत्रिका, पश्तो भाषा में पख्तून नामक पत्रिका निकाली गई। इस तरफ स्थान का नाम भी है पख्तून, खैबर पख्तून, ऐसा कुछ नाम है, खैबर पख्तून। तो पश्तो भाषा में पख्तून नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया, ताकि ये लोग जो है अपने विचारों को साझा कर सके। तो ये कहां पर हुआ था? तो पेशावर में हुआ था, मतलब ये सीमांत क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। और ये गोली चलाने वाला जो मामला है ये पेशावर का है, पेशावर भी जो है उसी तरफ है, ध्यान रखना इस चीज को। अब हम लोग बात करते हैं धरसाना नमक कारखाने के विषय में, जहां पर गांधी जी खुद अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ धावा बोलने वाले थे। वहां पर जो कारखाना था वो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था, नमक तैयार होता था, तो उस पर ये लोग जो है कब्जा करना चाहते थे महात्मा गांधी जी, लेकिन उनको जो है 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद इस धरसाना नमक कारखाने में धावा देने का काम करती हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ये कब हुआ था इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये लगभग 21 मई 1930 को हुआ था। धारसाना, धारसाना, कई स्थानों पर धरसाना भी लिखा हुआ होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, धरसाना ऐसे, धरसाना। ये कब की घटना है? 21 मई
1930। 3 लोगों का नाम याद रखेंगे। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ये इसकी प्रमुख लीडर थी, प्रमुख नेतृत्वकर्ता। इमाम साहब, गांधी जी के बड़े पुत्र भी इसमें शामिल थे, ध्यान रखेंगे। मणिलाल, ये गांधी जी के पुत्र थे। यहां पर लगभग 2000 स्वयंसेवकों के साथ, कहीं कहीं स्थानों पर इससे ज्यादा भी मिलता है, तो 2000 स्वयंसेवक या फिर सत्याग्रही कहना ज्यादा उचित रहेगा। 2000 स्वयंसेवक अथवा सत्याग्रहियों के साथ सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मणिलाल, ये लोग जो है धारसाणा में पहुंच जाते हैं। और वहां पर जो पुलिस वाले, उनको भी पता था, क्योंकि गांधी जी भाई कोई भी काम बिना पूर्व सूचना के नहीं करते थे। वो पहले अंग्रेजों को बता देते थे कि भैया हम लोग जो है धारसाणा में अटैक करने वाले हैं, देख लो, तुम लोग बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो फिर जो होगा होने दो, इस टाइप से। तो वहां पर पुलिस की भी व्यवस्था की गई थी। अब यहां होना क्या था, जो सत्याग्रही हैं वो शांतिपूर्वक उस नमक कारखाने में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, ये होना था। और कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, चाहे उनके ऊपर डंडे चले, चाहे उनको किसी भी तरह से मारा पीटा जाए, लात घूंसों से या गोलियां चलाई जाए, कोई भी जो है हाथ नहीं उठाएगा, ये था। तो यहां पर जो है जत्थे के जत्था आगे बढ़ते हैं, मतलब कि लोग जो हैं कारखाने के आगे बढ़ते जाते हैं, उन पर लाठियां चलती है, वो लोग जो है गिरने पड़ने लगते हैं, मतलब उनको सर में चोट लगती है, किसी की कहीं और चोट लगती है, तो वो लोग जो है गिरने लगते हैं। तो दूसरी तरफ जो मेडिकल टीम होती है आंदोलनकारियों की, उसमें अधिकतर महिलाएं थी, तो वो लोग जो है स्ट्रेचर लेकर के तुरंत भागती है। मतलब कि जैसे ही किसी सत्याग्रही पर लाठी पड़ा, सर पे लाठी पड़ा, वो जो है गिर गया, तो वैसे ही जो मेडिकल टीम है वो स्ट्रेचर लेकर के आएगी, उसको उठाएगी और उसको जो है अलग स्थान पर ले जाएगी, उसका मरहम पट्टी करेगी। ये बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से हुआ ये आंदोलन। और इसमें जो है 2 लोगों की मृत्यु भी हुई और काफी सारे लोग बुरी तरह से घायल भी हुए थे। और यहां पर भी वो जो ब्रिटिश मूल का अमेरिकी पत्रकार था ना, वेब मिलर, उसने इस पूरी घटना की रिपोर्टिंग की और इसको बहुत ज्यादा भयानक बताया। ब्रिटिश सरकार की काफी आलोचना भी की। और फिर से इस खबर को उसने जो छापा अपने पत्र के माध्यम से, जब पूरी दुनिया में फैला इस घटना के बारे में, तब ब्रिटिश सरकार की और ज्यादा किरकिरी हुई। तो वेब मिलर का नाम याद रखेंगे, इस घटना को भी उसने कवर किया था, जो कि ब्रिटिश मूल का अमेरिकी पत्रकार था। तो ध्यान रखना, धारसाणा नमक कारखाने में अटैक किया गया। अब देखिएगा, जैसे ही गांधी जी गिरफ्तार होते हैं ना 4 मई 1930 को, उसके बाद जो कार्यकारिणी समिति है वो कुछ और निर्देश जारी करती है गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद। क्या क्या था उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक तो था रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान अदा न किया जाए। जो रैयतवाड़ी क्षेत्र थे, जो दक्षिण भारत था ना, वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। जो अंग्रेज थे वो सीधे किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे। तो यहां पर गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के द्वारा 3 आदेश जारी किए गए, 3 आदेश पारित किए गए। पहला क्या बोला गया कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान नहीं दिया जाएगा, जहां पर सीधे अंग्रेज टैक्स कलेक्ट करने आते हैं वहां पर लगान नहीं दिया जाएगा, ये बोला गया। दूसरा चीज बोला गया, जो जमींदारी क्षेत्र हैं वहां पर चौकीदारी कर नहीं दिया जाएगा। जमींदारी क्षेत्र मतलब जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तरफ का जो क्षेत्र था, वहां पर जमींदारी व्यवस्था लागू थी, तो उस तरफ जो है चौकीदारी कर भी लिया जाता था, विशेष करके बिहार में। तो चौकीदारी कर नहीं पटाएंगे, ये बोला गया। इसके बाद मध्य प्रांत और कर्नाटक जैसे मध्य के क्षेत्र, मध्य प्रांत हो गया, कर्नाटक हो गया, ये इस वाले क्षेत्र में, विशेष करके मध्य प्रांत में बोला गया कि वन कर या फिर वन कानून का उल्लंघन किया जाएगा। ये 3 चीजें जो है गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद एक तरह से नए कार्यक्रम जो शुरू किए गए। अब यहां पर देखिएगा, जो रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान अदायगी न की जाए, तो यहां पर इसको भी सफल किया गया, किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, जमींदारी क्षेत्रों में
चौकीदारी कर नहीं दिया जाएगा। तो बिहार में इस चीज को बहुत ज्यादा लोगों ने फॉलो किया और वहां पर जो चौकीदारी कर लिया जाता था ना, तो उसको देने से मना किया गया। उसके बाद जो तीसरा है वन कर के भुगतान, वन कानून का उल्लंघन। तो जो मध्य प्रांत है, जिसमें आज का छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश का कुछ भाग आता है, महाराष्ट्र का कुछ भाग आता है और अधिकतर जंगल वाला भाग आता है। तो उस समय क्या होता था, जो अंग्रेज हैं उन्होंने जंगल कानून लागू किया था, जिसके तहत किसी भी प्रकार के जंगल में प्रवेश वर्जित माना जाता था। अगर आप जंगल में जा करके घास भी काटते हो या फिर कोई लकड़ी उठा के लाते हो, पत्ते तोड़ते हो, तो उस पर भी जंगल और उसके आसपास में रहने वाले लोग जिनकी जीविका जंगल से ही चलती थी, उनको काफी दिक्कत होती थी। तो वहां पर मध्य प्रांत में जंगल कानून को तोड़ा गया। भाई देखो, जो नमक कानून का उल्लंघन है वो कहां पर हो सकता है, जहां पर नमक उपलब्ध है। लेकिन जहां नमक उपलब्ध नहीं है, जहां पर जंगल कानून है, जंगल कानून तोड़ो। जहां पर चौकीदारी टैक्स है, वहां पर चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी कानून तोड़ो। तो इस तरह से जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइप से सविनय कानूनों का अवज्ञा किया गया, मतलब कि विनय पूर्वक कानूनों का उल्लंघन किया गया। तो इस तरह से इसका जो है आंदोलन का प्रचार प्रसार होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, धारसाना भी हो गया ना। अच्छा, धारसाना में जो हुआ ना, धारसाना में जो नमक कारखाने में सत्याग्रहियों ने धावा बोला, तो इसकी देखा देखी में और भी स्थानों पर ऐसा हुआ। जैसे कि बंबई में वडाला, जो एक मूवी आया था ना, शूट आउट एट वडाला, तो वडाला वहाँ भी एक नमक कारखाना था, तो वहाँ पर भी ऐसे ही धावा बोला गया। कर्नाटक में मिदनापुर जो बंगाल में है, बालासोर उड़ीसा में है, तो यहाँ पर भी जो है नमक कारखानों में कुछ इसी तरह की घटनाएं घटित हुई और इससे जो है दुनिया भर की जो मीडिया है उसने इसको कवर किया और इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा किरकिरी भी हुई। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं कानूनों के उल्लंघन करने के आरोप में जेलों में ठूंस दिए गए। लगभग 90,000 लोग जेल में डाल दिए गए। और वो किस कारण से जेल में डाल दिए गए? केवल और केवल कानूनों के उल्लंघन करने के आरोप में। और किस तरह का कानून भाई? नमक कानून, जंगल कानून, चौकीदारी टैक्स नहीं पटा रहे हो, लगान नहीं पटा रहे हो, इस टाइप से कानूनों का उल्लंघन करके काफी सारे लोग जो है जेलों में डाल दिए गए। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिएगा, नागालैंड में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। कहां पर? नागालैंड में। यह भी काफी बार पूछा जाता है। नागालैंड, यहां पर जो नागालैंड में जो वहां के जो जनजातीय लोग हैं उनको नागा कहा जाता है। तो यहां पर इनके जो लीडर थे, एक तरह से इनके जो राजा थे, जो मुखिया थे, उनका नाम था मदोनांग। मदोनांग। तो मदोनांग के नेतृत्व में यहां पर जो है आंदोलन शुरू होता है। मदोनांग। अब आंदोलन थोड़ा सा हिंसक भी हो जाता है भाई। आदिवासी लोग हैं, वो भी उस तरफ के आदिवासी जो शिकार वगैरह बहुत ज्यादा करते थे उस जमाने में भी, आज भी इनका जो जीवन है कुछ अलग ही टाइप का है। तो मदोनांग ये उनके जो है लीडर थे। तो इनको जो है हत्या के आरोप में फांसी दे दी जाती है। मतलब इनको जो है अंग्रेज मार डालते हैं, फांसी दे देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनकी जो बहन होती है गैडिनल्यू, इनका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, रानी गैडिनल्यू। कुछ पुस्तकों में आपको कुछ अलग तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, गॉर्डिनल्यू इस टाइप से। तो रानी गैडिनल्यू ये जो है मदोनांग की बहन थी। तो मदोनांग को जब फांसी दे दी जाती है तो रानी गैडिनल्यू ये जो है आंदोलनकारियों का नेतृत्व करती है। और जानते हैं उस समय इनकी आयु क्या थी? मात्र 13 वर्ष इनकी आयु थी, मात्र 13 वर्ष। और ये जो है अपने समाज के लोगों का, अपने कम्युनिटी का ये नेतृत्व करती है। और अंग्रेज सरकार इस छोटी सी बच्ची से इतनी खौफजदा थी कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इनको जेल से कब बाहर निकाला गया? जब देश आजाद हुआ। तो उस समय ये लगभग कितने 30 साल की हो गई होगी ना। 17 साल जेल में थी तो 30 साल की हो गई थी। तो 17 साल इन्होंने जेल में काटा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गैडिनल्यू को रानी की उपाधि दी कि भाई वास्तव में तुम रानी हो, इस टाइप से। तो ये कहां पर हुआ था? नागालैंड में हुआ था। तो गांधी जी का ये जो
आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, देश के हर कोने में पहुंचा था। देखो मैंने यहां नक्शा बनाया था, तो जो सीमांत प्रांत है वहां भी जो है बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन हुआ। उसके बाद देखिएगा ये नागालैंड, जो देश का जो पूर्वी भाग है, वहां पर भी आंदोलन जो है सक्रिय रहा। इसके अलावा जो दक्षिण भारत में मद्रास हो गया, केरल हो गया, बाकी गुजरात तो भाई गांधी जी वहां खुद एक्टिव थे, बंबई प्रांत में। इसके अलावा मध्य प्रांत के जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, वहां पर भी जंगल कानून बहुत तोड़ा गया। बिहार के गांवों में चौकीदारी टैक्स देने से मना किया गया। दक्षिण में रैयतवाड़ी व्यवस्था से जो भी किसान थे उन्होंने टैक्स देने से मना किया। मतलब कि पूरे देश में यह आंदोलन जो है जोर शोर से चला और लोग जो है सविनय कानूनों का उल्लंघन करते और अपनी गिरफ्तारी देते। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों पर बात करते हैं, इसके बाद टॉपिक का एंड हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, देखो सुभाष चंद्र बोस वो भी इस समय काफी बड़ा नाम थे, सुभाष चंद्र बोस। तो उन्होंने ना गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की है। पेरिस मार्च, मार्च मतलब मार्च महीना नहीं, मार्च मतलब यात्रा। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा है उसकी तुलना किससे की? पेरिस यात्रा से की, नेपोलियन के पेरिस यात्रा। साथ ही साथ मुसोलिनी जो कि इटली का तानाशाह था, तो मुसोलिनी के रोम मार्च, ये दोनों चीजें लिख दूं क्या मैं, इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस, एक तो पेरिस यात्रा, पेरिस मार्च या यात्रा किसका था भाई? ये नेपोलियन, नेपोलियन। रोम मार्च मुसोलिनी, ये इटली का था ना मुसोलिनी। नेपोलियन कहां का था? फ्रांस का था। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना इनसे की थी। उसके बाद देखिएगा इस आंदोलन में जो महिलाएं थी उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इससे पहले जो भी आंदोलन हुए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वहां पर अधिकतर ऐसी महिलाएं थी जिनके पति राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। जैसे कि जो जवाहरलाल नेहरू के जो पिता हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, उनकी जो वाइफ हो गई, जवाहरलाल नेहरू की वाइफ हो गई और उनके आसपास के लोग हो गए। इसके अलावा चित्तरंजन दास के परिवार की महिलाएं और दूसरे बड़े बड़े नेताओं के जो महिलाएं हैं वो लोग जो है उसमें भाग लिया। और अधिकतर छात्राएं उस समय शामिल थी असहयोग आंदोलन और उसके बाद के छुटपुट आंदोलनों में। लेकिन ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यहां पर जो आम महिलाएं हैं, मतलब कि नॉर्मल जो लोग हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, तो वैसी महिलाएं भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग था उसने भी यहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। देखो गांधी जी ने क्या बोला था भाई, जो विदेशी कपड़ा है उसका बहिष्कार करने को बोला था। साथ ही साथ विदेशी कपड़ों पर आयात कर लगाओ, अंग्रेजों को बोला ना विदेशी कपड़ों पर आयात कर लगाओ, तो इससे जो व्यापारी खुश हो गए, सपोर्ट करने लगे। अगर विदेशी कपड़ों पर आयात कर लगेगा तो जो भारतीय व्यापारी हैं उनको अच्छा खासा फायदा होगा, उनके कपड़े भी अच्छे बिकेंगे, भारत का कपड़ा, भारत का बना हुआ माल ज्यादा बिकेगा और विदेशी कपड़े। और थोड़े समय तक ना ये चीज प्रभावित भी रहा, मतलब कि जो विदेशी कपड़े हैं उनकी मांग घट भी चुकी थी थोड़े समय के लिए, ध्यान रखेंगे चीज। तो व्यापारियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके अलावा जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जो मुसलमान थे, देखो जो सीमांत प्रांत था, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, वहां पर देखिएगा भाई खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से चला। लेकिन मुसलमानों में एक समुदाय ऐसा था, वो मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ था, उसने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी थी। जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए जो मुसलमान थे उन्होंने इस आंदोलन से दूरी बनाई हुई थी। लेकिन जो बाकी जो दूसरे मुसलमान थे जिनका मुस्लिम लीग पर विश्वास नहीं था या वो उससे जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जैसे कि मैंने बताया ना कि गांधी जी जब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद तैयब जी, उनको जो है आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। तो मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन मुस्लिम लीग के जो समर्थक थे उन्होंने इस आंदोलन से कन्नी काटे रखा।
रखा। इसके अलावा जो किसान थे, छात्र थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में हिस्सा लिया। आदिवासी जो जनजातीय लोग हैं ना, जो मध्य भारत में छत्तीसगढ़ हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, उड़ीसा हो गए, उन सब ने भी यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जंगल कानून तोड़ा गया। हमारे छत्तीसगढ़ में भी आप लोग देखिएगा इस समय काफी सारे जंगल सत्याग्रह हुए। वो क्या था? इसी चीज का हिस्सा था, इसी का रूप था, जो जंगल कानून तोड़ना है। तो उसी के बाद जो है ये सारा कुछ शुरू हुआ। इसके अलावा जो नागालैंड तरफ है ये चीज, तो ये सारा कुछ हुआ। मतलब कि इसका जो प्रसार है काफी बड़े क्षेत्र पर रहा। अब देखिएगा इसी बीच जब ये आंदोलन चल रहा था, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। क्या? गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसने पहले ही बोल दिया था हम लोग गोलमेज सम्मेलन में नहीं आएंगे। जब जो उस समय इरविन था, जब उसने घोषणा किया था कि हम लोग जो है भारत के भविष्य के लिए ब्रिटेन में एक गोलमेज सम्मेलन लाएंगे, जब साइमन कमीशन का रिपोर्ट आ जाएगा, साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तो उसके बाद हम लोग गोलमेज सम्मेलन लाएंगे। तो इस पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने मांग किया था कि आप जो गोलमेज सम्मेलन है ठीक है बुलाइए, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में हमको अपना जो स्वराज है उसके लिए कोई हमको नया डेट नहीं चाहिए। हमको जो है आप बिल्कुल वो उसकी जो प्रक्रिया आप लोग शुरू करिए, ये चीज मांग की थी। लेकिन जो इरविन है उसने मना कर दिया, नहीं भैया हम लोग आपको नया ही डेट देंगे, कुछ इस टाइप से। और इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात होनी थी गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अब डोमिनियन स्टेटस को त्याग करके पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बना लिया था। इसी कारण से ये जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, जैसे कि पहले से ही निर्धारित था कि हम गोलमेज सम्मेलन का विरोध करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी सदस्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेता है, जो कब से कब तक हुआ था? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। इसके बाद देखिएगा 25 जनवरी 1931, क्योंकि आंदोलन जो है काफी उग्र हो रहा था और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि किसी भी तरह से जो समझौता हो जाए, किसी भी तरह से समझौता हो जाए और ये जो आंदोलन है शांत हो जाए, स्थगित हो जाए। तो प्रयासरत थे बातचीत करने की। तो 25 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी जी के साथ सभी बड़े नेताओं को बिना शर्त के रिहा कर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे 25 जनवरी 1931। और इसमें ब्रिटिश सरकार ने कोशिश की, ठीक है हम लोग आपसे बात करेंगे, आप लोग जो है बैठ के हम लोग बात करेंगे, जो भी समस्याएं बताइए आप लोग उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 25 जनवरी 1931 को सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। इसके बाद फिर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता होता है, एक वार्ता होती है, जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वाला वीडियो काफी लंबा हो गया। वैसे मैंने इसमें अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी आप लोगों को अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कोई भी डाउट हो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जितना हो सके इसको शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।